ग्रेविटेशन का हम लोग जो ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम सीरीज है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं लेट मी नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। Okay. So question is something like this. At a depth h1 equal to r by 2 from the surface of earth, of earth's acceleration due to gravity is a g1. ठीक है ना, its value changes by delta g1, its value changes by delta g1 when one moves further down by 1 kilometer. When one moves further down by 1 kilometer, है ना, at a height h2, at a height h2 above the surface of earth, at a height h2 above the surface of earth, at h2 above the surface of earth, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity is a g2, is a g2. Its value changes by delta g2. Its value changes by delta g2 when one moves up further by 1 kilometer. When one moves up further by 1 kilometer, right? If delta g1, if delta g1 equal to delta g2, है ना, find h2, then find h2. Assume earth to be a uniform sphere of radius r.
assume R to be a uniform sphere of radius r. चलो मुझे ना तुम लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ. वैसे जेई एडवांस के प्रॉब्लम में थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए ना. अच्छा देखो, ये बोला गया है at a depth, right, at a depth h1 equal to r by 2 from the surface of earth, acceleration due to gravity g1, its value changes by delta g1 ना, when one further moves by 1 kilometer. ठीक है. So basically डेप्थ में at a depth d acceleration due to gravity क्या होता है? Definitely at a depth d, depth r by 2 है, मतलब if depth equal to r by 2, अगर डेप्थ जो है वो r by 2 है ना, then distance of point from center of earth x equal to r by 2, डेप्थ r by 2 है तो है ना, सेंटर से r by 2 है, at x from center, at x from center है ना, acceleration due to gravity that is equal to gm small x by
gm small x by r cube, ठीक है ना? Implies I'll say that okay, g1 is equal to gm r by 2 by r cube, है ना? तो बेसिकली so basically है ना, I can say that basically I can say that implies g1 कितना है, g1 is equal to gm by 2r square, तो है ना, ये एक पार्ट है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो बेसिकली ये एक पार्ट है, ठीक है ना? तो g1 इज इक्वल टू gm by 2r square. नेक्स्ट है इफ आई फर्दर मूव, है ना, जैसे कि मैं मतलब क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, है ना, कि इफ वी फर्दर मूव अप बाय 1 किलोमीटर, है ना, क्वेश्चन क्या बोला था, इट्स वैल्यू चेंजेस बाय डेल्टा जी वन, वन वन फर्दर मूव्स डाउन बाय 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर नीचे जाना है उसको, है ना? नीचे जाना है मतलब आई कैन से दैट ओके, जी वन डैश, जी वन डैश क्या है, जी वन डैश इज इक्वल टू जी इंटू एम, है ना, इंटू आर बाय टू, जी एम इंटू आर बाय टू माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है ना? सो 1 किलोमीटर कैन बी रिटन एज बेसिकली आर इज इक्वल टू, देखो बच्चों, आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर, ठीक है ना? सो 1 किलोमीटर कैन बी रिटन एज 6400, 1 किलोमीटर in terms of radius will be 6400 by r minus 6400, है ना? ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना when one moves further down by 1 किलोमीटर, ठीक है ना, by r क्यूब, मैंने x के जगह x माइनस आर बाई 6400 पुट किया, और x क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू आर बाई टू है ना? तो इम्प्लाइज, है ना, तो हमारे पास ये जो जी वन डैश है, जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है ना, सो दैट इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होल इंटू 1/2 माइनस 1/6400, ठीक है? आई कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस, है ना? और implies I can say that okay, g1 dash is equal to gm by 2r square whole into 1 minus 2r square whole into 1 minus 1 by 3200, कैलकुलेशन के टर्म्स में हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन आई कैन कीप इट लाइक दिस, ठीक है? तो समझ में यहाँ तक बच्चों, ठीक है ना? अगेन एट द सेम टाइम डेल्टा जी वन कितना होगा, डेल्टा जी वन, है ना, मतलब कितना चेंज हुआ डेल्टा जी वन, डेल्टा जी वन इज इक्वल टू जी एम बाय टू आर स्क्वायर माइनस ऑफ जी एम बाय टू आर स्क्वायर होल इंटू वन माइनस 1000, 1/3200, ठीक है? सिमिलरली, सिमिलरली बच्चों, है ना, सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे, G2 एट अ हाइट H2, ठीक है ना? सो एट अ हाइट अगेन H2 जो है, एट अ हाइट H2, है ना, एट अ हाइट H2 above the surface of earth, I can say that G2 is equal to Gm by
R प्लस H2, ये स्क्वायर है ना, और यू मूव फर्दर अप बाय 1 किलोमीटर, मतलब R बाय 6400 है ना। तो G2 डैश कितना होगा? G2 डैश इज इक्वल टू GM बाय R प्लस H2 प्लस R बाय 6400, R प्लस H2 प्लस R बाय 6400 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, G2 डैश जो है ना, तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं ना, जो G2 डैश है, बेसिकली G2 डैश इज इक्वल टू GM बाय बेसिकली ये जो R प्लस H2 है, दैट इज मच ग्रेटर कंपेयर टू R बाय 6400, ठीक है ना। सो इफ आई टेक हियर, मतलब है ना, मान लो कि मैं अगर बेसिकली यहाँ पे R प्लस H2 कॉमन ले रहा हूँ, R प्लस H2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा स्क्वायर वाले टर्म में, होल डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R बाय, है ना, R बाय 6400 होल इंटू R प्लस H2, है ना, इसका स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास अभी G2 डेल्टा G2 कितना आएगा? G2 माइनस G2 डैश, ठीक है ना। सो दैट डेल्टा G2 विल बी इक्वल टू GM बाय R प्लस H2 होल स्क्वायर माइनस GM बाय R प्लस H2, है ना, R प्लस H2, ये जो होल स्क्वायर है, यू कैन टेक इट एज होल इनटू, है ना, 1 प्लस R बाय 6400 इंटू R प्लस H2, है ना, होल स्क्वायर। यू कैन टेक दिस फैक्टर, एक्चुअली यहाँ पे जो R प्लस H2 है, यू कैन टेक इट एज सम y, इसको बेसिकली हम कुछ y ले सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली दिस कैन बी टेकन एज सम y, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा G2, है ना। सो दैट इम्प्लाइज आई विल गेट हियर GM बाय 2R स्क्वायर, है ना, होल इंटू 1 प्लस 1 बाय 3200 इज इक्वल टू GM बाय R प्लस H2, इसका स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ, सॉरी, होल इंटू 1 माइनस, राइट, होल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस R बाय, राइट, 6400 इंटू ये जो R प्लस H2 है, ओके, इंटू ये जो R प्लस H2, अच्छा ठीक है, इसको R प्लस H2 अभी के लिए रखते हैं, है ना, होल स्क्वायर, R प्लस H2 इस पूरा फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना। सो बेसिकली आई विल गेट हियर, अब बस मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है प्रॉपरली, ठीक है ना।
So here basically I'm getting here implies यहाँ पे आ गया GM बाय 2r² इंटू 1 बाय, ये तो 3200 है ही, दैट इज इक्वल टू GM, ये r+h2 का ना मैं एज ए होल इसको y रख रहा हूँ, y² होल इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय 6400 होल डिवाइडेड बाय y, है ना, r+h2 होल डिवाइडेड बाय y, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो है इस पार्ट का, है ना, ये स्क्वायर है, इसमें ना थोड़ा हम अभी बाइनोमियल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको न्यूमरेटर में लेकर हम बाइनोमियल यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज r बाय 6400 बाय y इज लेस देन 1, then I'll get here gm by 6400 r square is equal to gm by y square 1 माइनस, अब यहाँ पे आ गया 1, है ना, ये r बाई 6400 बाई वाई टू द पावर -2 है, तो इसमें मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ माइनस, है ना, 2 आ जाएगा, मतलब है ना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r बाय वाई इंटू 3200, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो gm gm कैंसल, ठीक है, तो implies I'm getting 1 by 6400 r square is equal to, ठीक है ना, 400 होल स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वाई स्क्वायर, है ना, होल इंटू 1 माइनस 1 कैंसल, इंटू r बाय y इंटू 3200, ठीक है ना, y इंटू 3200, ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास आ रहा है अभी यहाँ पे, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, implies basically I'm getting y cube, है ना, that is equal to 2 टाइम्स ऑफ r क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ r क्यूब, है ना, तो implies y कितना आ रहा है, y आ रहा है यहाँ पे मुझे, है ना, 2 टू द पावर 1/3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू r, अब y क्या था, y इज इक्वल टू r+h2 था, सो दैट इज इक्वल टू r इंटू 2 टू द पावर 1/3, से बेसिकली ना ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, अब मैं समझाने के लिए ना इतना टाइम लगाया, बेसिकली ना एग्जाम सिचुएशन में ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी में होने चाहिए, ठीक है, और एक्यूरेटली होने चाहिए, r होल टू द पावर 2 टू द पावर 1/3 -1, so this is the value of height h2। बच्चों समझ में आ गया सबको, बच्चों यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कैन आई सी सम रिप्लाईज, बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो कैलकुलेशन बेस्ड है, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कैन आई गेट सम रिप्लाईज कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, यस, व्हाट अबाउट अदर्स, समझ में आ गया ना, आई थिंक बना लिए थे बहुत सारे लोग, है ना,
ओके, एक मिनट है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा पेज क्रिएट कर लूँ। आई एम वेरी न्यू टू दिस वर्जन, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अरे यार। हाँ। अरे यार, यहाँ तो पूरा हट जा रहा है कि तीनों चौचा, मान लो कि यहाँ पे टनल है, ठीक है। ये डिस्टेंस डी है, मास एम है ना।
So basically consider this to be a tunnel. ठीक है, क्वेश्चन ये है tunnel is dug along a chord of non-rotating earth at a distance d equal to r by 2. R equal to radius of earth. R is equal to radius of earth. The block comes to rest at the center C of the tunnel. The block comes to rest at center C of the tunnel. Assume that the friction coefficient between the block and the tunnel is. Assume that the friction coefficient between the block and the tunnel, between the block and the tunnel is mu. It is constant, है ना? You have to calculate the work done by friction on the block, work done by friction on the block. B, you have to calculate mu. So this is the question. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिया? सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया क्या? राइट, चलो
बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ब्लॉक को मान लो एक एंड से हम रिलीज कर रहे हैं। इमेजिन कि हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को हम एक एंड से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। हम एक एंड से रिलीज कर रहे हैं ब्लॉक को, और वो जाके टनल के सेंटर में क्या हुआ, अरे बाय मिस्टेक में इरेजर सिलेक्ट हो गया है, तो उसकी वजह से डायग्राम हट गया पूरा। कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है ना, ये जो ब्लॉक है इस पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक टनल बनाया है, ब्लॉक एक एंड से रिलीज कर रहे हैं और वो यहाँ पे रेस्ट में आ गया, ब्लॉक रिलीज फ्रॉम हियर, है ना। और ब्लॉक जो है वो यहाँ पे आ गया रेस्ट में, एट रेस्ट हियर, ठीक है, सेंटर में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन काम कर रहा है उसके ऊपर, फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है ना। ब्लॉक रिलीज मतलब ब्लॉक विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक रिलीजेस मतलब ब्लॉक विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। समझ में आ रहा है बच्चों, ब्लॉक इज रिलीज मतलब ब्लॉक विल, ए और ये सी है और ये मान लो बी है ना। ब्लॉक रिलीज फ्रॉम ए मतलब block starts from rest, block again comes here. So basically I can say that here work done by friction is equal to change in potential energy, gravitational potential energy, ठीक है ना। फ्रिक्शन जो है ना, तो बेसिकली सॉरी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन is equal to negative of work done by external agent, समझ में आ रहा है, which is equal to work done by external agent is change in potential energy, negative change in potential energy. So basically work done by friction is equal to negative change in potential energy here, ठीक है ना। So basically I can find out, okay, what is potential energy at A. Potential energy at A will be equal to minus G m small m by R. This is potential energy at A. But if I talk of potential energy at C, so potential energy at C is mass into gravitational potential at C. समझ में आ रहा है, UC क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट सी है, UC इज पोटेंशियल एनर्जी एट सी, ठीक है ना। और VC क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है, बेसिकली व्हाट शुड बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैल्यू। तो बेसिकली है ना, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू है ये कितना होना चाहिए,
एट सी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैल्यू अगर तुम लोगों को याद होगा फॉर्मूला, मैं फिर से बता देता हूँ। फिर से क्या, बहुत दिनों पहले बताया था, है ना। तो रिमाइंड करा देता हूँ एक बार। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस जी एम बाय 2r³ है ना, होल इंटू 3r² माइनस स्मॉल d² है ना। अच्छा हियर, यहाँ पे d कितना है, d इज इक्वल टू r/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, क्वेश्चन बेसिकली क्या बोला है, d इज इक्वल टू r/2 है ना। मैं थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना, यू कैन सी हियर d इज इक्वल टू r/2। एंड फाइंड आउट, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट सी। बेसिकली आई कैन से दैट, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या होना चाहिए, माइनस, सॉरी, यू सी कितना होना चाहिए, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r³ होल इंटू 3r² माइनस डी, डी शुड बी इक्वल टू r/2 इसका स्क्वायर, implies potential energy at point C should be equal to minus g m small m by 2r³ whole into 3r² minus r² by 4, implies potential energy at C is equal to minus 11, है ना, सॉरी 12 माइनस, यस, 11 gmm by 8r, पोटेंशियल एनर्जी एट सी, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अच्छा नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो इनिशियल माइनस फाइनल will be equal to change in potential energy, which is equal to minus g mm by 2r minus of again minus 11 g m small m by 8r, है ना। So I can now say that इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इंप्लाइज ये डेल्टा यू क्या होगा, माइनस डेल्टा यू, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय 2r प्लस 11 जी एम एम बाय 8r, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, है ना, 7 जी एम एम बाय 8r, सॉरी सॉरी बाय 2r थोड़ी ना है, ये तो r है ना, सॉरी, दिस इज बेसिकली r, है ना। सो दैट इज इक्वल टू
यस, 3 GMM by 8R। अच्छा, 3 GMM by 8R एक्चुअली वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन, सॉरी सॉरी, है ना, फ्रिक्शन जो है अभी ना ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन के अपोजिट होगा ना, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे ये प्लस होगा और ये हो जाएगा माइनस। तो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, बिकॉज वर्क डन बाय फ्रिक्शन is equal to negative of work done by gravitational force, which is equal to change in potential energy, because work done by conservative force is negative change in potential energy, है ना। So basically we say that work done by conservative force is negative change. So work done by conservative force is negative change in potential energy. है ना, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है। तो negative work done by gravitational force is change in potential energy. So work done by friction force is here change in potential energy. So work done by force आ गया यहाँ पे -3 GMM by 8R। Is this clear? है ना। Now part B, what is the value of mu? बच्चों ये क्लियर हो गया? बच्चों यहाँ तक क्लियर है? कॉमन स्टूडेंट्स, अरे तुम लोग जेई एडवांस स्टूडेंट्स हो, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ पार्ट बी। पार्ट बी इज ना फ्रिक्शन फोर्स हमको निकालना है यहाँ पे अभी पार्ट बी में। So how do you calculate friction force? मैं बता रहा हूं तुमको फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है। हाँ ये आ गया यहाँ पे। हाँ, जब मुझे फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है ना बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे पहले ना फ्रिक्शन, मतलब है ना, अच्छा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के लिए मुझे पहले ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे ना फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली कितना लग रहा है ना वो निकालना पड़ेगा।
कोई भी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है, अगर बॉडी ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है एन, ठीक है, ये बॉडी का मोशन है, ठीक है। अगर एन ऐसे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे आ रहा है, एफ इक्वल टू म्यू एन। बच्चों अभी समझने की कोशिश करो, अगर ये मान लो ये डिस्टेंस r/2 है, ये डिस्टेंस r/2 है, ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लो आर टी डिस्टेंस x, है ना, लेट्स से दिस इज, अच्छा मान लो आर टी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ये मान लो डिस्टेंस x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ टनल, तो ये कितना होगा, हाइपोटेनस कितना होगा, ठीक है ना। अच्छा, फॉरगेट अबाउट दैट, फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मान लो ये होगा मेरा डिस्टेंस x, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ आ रहा है ना, जी डैश, जी डैश कितना है, जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। इस आर्बिट्ररी पॉइंट पी में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ रहा है, पॉइंट पी में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश इज इक्वल टू जी एम एक्स बाय आर क्यूब, है ना, जी एम एक्स बाय आर क्यूब एट पी, इम्प्लाइज फोर्स कितना आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, ग्रेविटेशन कितना आ रहा है, जी एम स्मॉल एम एक्स बाय आर क्यूब, ये आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का साइन थीटा कंपोनेंट, इंप्लाइज नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशन इंटू साइन थीटा, उसका साइन थीटा कंपोनेंट आ रहा है ना। अच्छा, अगेन दैट इंप्लाइज फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, so that is equal to mu times gravitational force into sin theta, है ना। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, म्यू टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू साइन थीटा, इंप्लाइज फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, म्यू टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम इंटू एक्स बाय आर क्यूब इंटू साइन थीटा। थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो रहा है मेरा अभी, इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। इंटू साइन थीटा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ विल बी इक्वल टू, साइन थीटा कितना है, r/2 बाय एक्स, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, एक्स एक्स कैंसल, दैट इज इक्वल टू म्यू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय 2r² is the net friction force, F equal to mu g m into small m by
2r²। तो यहां से हम तुम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर? बेसिकली व्हाट इज इट दैट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स F is a constant force in the tunnel। टनल में फ्रिक्शन फोर्स जो है इन द टनल, तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स इन द टनल, है ना? तो ये जो टनल है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स तो हमने निकाल लिया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी नेगेटिव वर्क डन, है ना? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू माइनस म्यू एन, विच इज इक्वल टू माइनस म्यू एन इंटू डिस्टेंस। मान लो वो डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स है ना, डायरेक्टली हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r² माइनस r² बाय 4 होल अंडर रूट, क्योंकि सेंटर में रेस्ट में आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, है ना? विच इज इक्वल टू -3g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय 8r। ठीक है ना? तो माइनस माइनस कैंसल्स आउट, इंप्लाइज, है ना? फ्रिक्शन फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू म्यू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r² whole multiplied with root over of 3r by 2, which is equal to 3g capital M small m by 8r। r r² और यहाँ पे r कैंसल, ठीक है ना? जी एम एम कैंसल, 4 8 के साथ कैंसिल, तो आ रहा है 2। इंप्लाइज म्यू कितना आ रहा है? म्यू इक्वल टू √3/2। ठीक है ना बच्चों? चलो, यहां तक समझ में आ गया? बच्चों यहां तक समझ में आ गया? आई हैव टू एक्सेस योर चैट सेक्शन। बच्चों कैन यू रिप्लाई मी? यस यस यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है बच्चों, बट द क्लास इज ओवर हियर। आई हैव टू एंड द क्लास हियर बिकॉज लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज, मुझे लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज।